गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक सॉल्यूशंस ये एजुकेशन बेस्ड चैनल है जिस पर हम इकोनॉमिक्स से जुड़ी सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट और कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पर चर्चा की है। आगे आने वाले दिनों में हम यूपीएससी और एमपीएससी के करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, उसको लेकर भी आगे वीडियोज़ आने वाले हैं। और रीजनिंग जो टॉपिक है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी ऑफिसर के लेवल में जो रीजनिंग की क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल पर भी हम रीजनिंग्स की पढ़ाई करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम किस तरीके से करियर बना सकते हैं। हमारे जो बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या कॉमर्स के स्टूडेंट या और भी कोई स्टूडेंट्स जो इसमें करियर करना चाहते हैं वो किस तरीके से इसमें करियर कर सकते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए इसे रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो लास्ट में मैंने अपना ऑफिस का नंबर इसमें डाला है, आप मुझे कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं या अपना जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड। पहले हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? सी, म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल फंड मतलब सबका जो फंड होता है उसको मिला के स्टॉक मार्केट में डाला जाता है। एक्चुअली 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके एक संस्था थी जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया था। और जो छोटे निवेशक है जिन्हें स्टॉक मार्केट ज़्यादा समझता नहीं है या जो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर सके, ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ये एक प्रोडक्ट शुरू किया था। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पिछले 5 से 7 सालों में म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कैपिटल मार्केट के वीडियो में आपको बताया है कि कैपिटल मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। कैपिटल मार्केट में अगर आपके और मेरे जैसे साधारण निवेशक जिनको स्टॉक मार्केट ज़्यादा समझता नहीं है, एक्चुअली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें 2 टाइप की पढ़ाई करना होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन हम ये कर नहीं सकते क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझती, ठीक है। और अगर हम समझना चाहे तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पढ़ने को समय नहीं होता है, तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो एक साधारण निवेशक स्टॉक मार्केट में फिर भी निवेश करना चाहता है तो वो कैसे है, तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आ सकता है, ठीक है। सो होता क्या है इसके ऊपर, ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। देखिए, एक ट्रस्टी कंपनीज होती है इंडिया में। ट्रस्टी कंपनी ही क्यों म्यूचुअल एएमसीज बनाते हैं और उनके ऊपर वॉच करते हैं, इसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। तो ट्रस्टी कंपनी होती है जिनका एएमसी, यहाँ दिख रहा है आपको एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इस एएमसी के ऊपर कड़ी नज़र होती है। ओके, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। ये सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं, काफ़ी चैनल होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं नीचे, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए फ़िलहाल फंड मैनेजर को लिए। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। और ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा पूल करते हैं मतलब आप यहाँ देख रहे हैं नीचे 500, 1000, 1000, 5000, 2000। तो इसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके कॉन्सेप्ट होता है। तो फंड मैनेजर हर महीने लोगों से 500, 1000, 5000, 2000 इस तरीके से पैसा पूल करते हैं और इस पूल किए हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में, यहाँ कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। सो एज अ निवेशक अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के माध्यम से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना है तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये एएमसीज में होते हैं। आपको एएमसीज के साथ टाई अप करना होता है, फिर आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें म्यूचुअल फंड में कैसा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप एक निवेशक हो, आप चाहते हो कि मैं 500 रुपये हर महीने स्टॉक मार्केट में लगाऊँ, तो आप एएमसी में जाते हो, एक फॉर्म फिल करते हो, वो फॉर्म फिल करते हैं और आपके 500 रुपीज़ ईसीएस के माध्यम से हर महीने आपके अकाउंट में से कट के उस फंड मैनेजर के पास जाते हैं और फंड मैनेजर इसको स्टॉक मार्केट में लगाता है। अभी जो फंड मैनेजर है इनकी पगार 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसी रहती है साल की, क्योंकि ये लोग आपके 500 या 1000 रुपये नहीं, आपके जैसे हज़ारों लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हर 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख को इनके पास पैसे आते हैं। जैसे अगर आपका
पेमेंट 10 तारीख को होता है तो आप कहते हो कि हाँ 15 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे, तो आप बोलते हो कि 15 तारीख को मेरी इंस्टॉलमेंट कट होनी चाहिए। तो हर 15 तारीख को आपके पैसे कट के इस फंड मैनेजर के पास जाएंगे और ये फंड मैनेजर इसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इस तरीके से हज़ारों लोगों के लाखों करोड़ों रुपए, मतलब इसका एक AUM होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब एक एक म्यूचुअल फंड का साइज़ 60,000 करोड़, 40,000 करोड़, 35,000 करोड़। तो इतने सारे पैसे ये लोग संभालते हैं, इसलिए इनकी पेमेंट इतनी होती है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फंड मैनेजर के लिए कैसे और क्या पढ़ाई करनी होती है, कितना अनुभव लगता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से होता है एक ट्रस्टी कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर बहुत सारे लोगों से पैसा पूल करते हैं और ये पूल किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्लियर। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड्स के। एडवांटेजेस ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर प्रोफेशनल होते हैं। इनको स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पता होता है, इनके पास सारी खबरें होती हैं, तभी जाके ये अपने पैसे, आपके पैसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपने सिंपल म्यूचुअल फंड खरीदा, अब वो प्रोफेशनल है, वो लोग उनको इतनी पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों का काम ही है दिन रात स्टॉक मार्केट को वॉच करना और लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करना। उसके बाद अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। होता क्या है कि जब हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में, और अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हमारे सिर्फ उसी कंपनी में पैसे लगे होते हैं, या हमने 10 कंपनी के खरीदे हैं तो 10। तो आप देखिए जब आप 10 कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो किसी एक या दो कंपनी के शेयर्स नीचे हो सकते हैं, 4-5 कंपनी के, लेकिन सारे के सारे नीचे नहीं होते, तो आपके पैसे सभी जगह डूबते नहीं हैं। ओके। यहाँ पर अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब यहाँ पर जैसे आप 1,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो आपके उस 1,000 रुपये का 10% पैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगा है, जिसमें फिर रैनबैक्सी, सिप्ला के शेयर्स खरीदे। 15% पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो अलग 4 बैंकों में आपके पैसे लगे हैं। 20% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। तो ऐसे 10 प्रकार के सेक्टर होते हैं और 50 प्रकार की कंपनियों में आपके 1,000 रुपये लगे होते हैं, इसलिए जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है यहाँ पर। तो ये भी एक फ़ायदा है इसमें। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात करें तो जैसे अगर आप अकेले कुछ खरीदने जाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जैसे आपके 500, किसी के 1,000, किसी के 10,000, ऐसे लाखों करोड़ों रुपए इनके पास वन शॉट में आते हैं फंड मैनेजर के पास। तो इतने सारे पैसों से एक साथ इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी चीज़ें सस्ती पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती। तो ये एक फ़ायदा होता है इसमें लिक्विडिटी मतलब आप काफ़ी लिक्विडिटी हो, आप जब चाहे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे पैसे आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में आपने लगाए हुए पैसे तुरंत रातों रात बेच के आप बाहर नहीं आ सकते। म्यूचुअल फंड में कैसा है कि अगर आपने 1,000 रुपये लगाए हर महीने, आपने 10 महीने पैसे लगाए 10,000 रुपये, लेकिन 11वें महीने में आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर पैसे नहीं रखेंगे, नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप विड्रॉल कर सकते हो कभी भी, तो मतलब लिक्विडिटी होती है इसमें, आपको चाहिए तब आप विड्रॉल कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट, देखिए म्यूचुअल फंड में एक टैक्स बेनिफिट भी होता है। टैक्स बेनिफिट में ELSS करके एक स्कीम है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कि इनकम टैक्स एक्ट अंडर 80C के अंदर आता है। तो 80C के अंदर आप वहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो ELSS में, जिसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कन्वीनियंट ऑप्शन इसीलिए कि आप जैसे अभी ऊपर हमने लिक्विडिटी की बात की है, तो आप यहाँ पर लिक्विडिटी जैसे आपको यूनिट्स बेचकर, देखिए जो शेयर खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं और जो म्यूचुअल फंड खरीदता है उसे यूनिट होल्डर कहा जाता है। तो कन्वीनियंट ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कुछ भी विड्रॉल करना है, पार्ट ऑफ मनी, आप उसको यूनिट के माध्यम से भी विड्रॉल कर सकते हो, आप उसको पैसे के माध्यम से भी विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे आपने ये फंड मैनेजर ने आपके 1,000 रुपये
समझ लीजिए 15 तारीख को कट रहे हैं। ये 15 तारीख को आपके पैसे फंड मैनेजर के पास गए, वो यहाँ स्टॉक मार्केट में उन पैसों को लगाते हैं। उसको लगाने के बाद 16 तारीख को एग्जैक्ट आपको एक मेल आ जाएगा जिसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। अभी म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं NAV पे, नेट एसेट वैल्यू पे। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलती है ये हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो नेट एसेट वैल्यू पर मिलता है, समझ लीजिए नेट एसेट वैल्यू NAV अगर उस म्यूचुअल फंड का जिसमें आपने पैसे लगाए वो 250 रुपये है, तो आपको 1000 रुपये में 4 यूनिट मिलेंगे। वो 4 यूनिट आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में 16 तारीख को दिखा देंगे कि 4 यूनिट हो गए। फिर आपके अगले महीने में 1000 रुपये आपने लगाए, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 2000 हो गया। लेकिन तब अगर NAV बढ़ गया होगा, समझ लीजिए NAV 260 रुपये हो गया, तब आपको 4 नहीं मिलेंगे, तब आपको 3.8 समथिंग यूनिट मिलेगा। मतलब आपके पास कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जब आएगा 16 तारीख को, तब उसमें लिखा रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट 2000 एंड नंबर ऑफ यूनिट 7.8 समथिंग लाइक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपके पैसे जमा होते जाते हैं। तो फिर आपको जब ये कन्वीनियंट ऑप्शंस में, मतलब जब आपको पैसे विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल करते वक्त आप यूनिट के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि 5 यूनिट बेच दो, और तब यूनिट का रेट 270 होगा, तो 270 मल्टीप्लाई बाय 5, उतने पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि 1500 रुपये निकालना है, क्योंकि 2000 आपका इन्वेस्टमेंट है, 1500 निकालना है, तो आप ऐसे भी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये कन्वीनियंट होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट कंफर्ट इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस के इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते, इजीली आपको बहुत कम समय में आपका सारा काम इसमें हो जाता है। रेगुलेटरी कंफर्ट इसलिए क्योंकि सेबी है, सब वॉच कर रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेबी के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत पहले वीडियोज़ में बताया है। सेबी के ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाले। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर रेगुलेटरी वो है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड में। Lack of portfolio customization, these are the some limitations of mutual fund. Lack of portfolio customization, देखिए इसमें होता क्या है कि जो फंड मैनेजर होते हैं, यही लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनता है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल मार्केट में इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव। इसमें होता है इक्विटी, डेट। तो आपने म्यूचुअल फंड्स के नाम ऐसे सुने होंगे, पहले AMC का नाम रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी आपको जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपको पूछा जाता है कि आप कौन से इसमें पैसे लगाने चाहते हो, इक्विटी में या डेट मार्केट में। आपने कहा इक्विटी में, तो आपके पैसे इक्विटी, आपका म्यूचुअल फंड ही नाम ही ऐसा रहता कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में आपके पैसे लगेंगे। वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप डेट के साथ जाने वाले हो तो डेट म्यूचुअल फंड, मतलब वो लोग पहले से प्रोडक्ट बना के रखते हैं, फंड मैनेजर और AMC। अगर वो फंड, वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी ऑब्जेक्टिव को अगर पूरा कर रहा है, आप उसके साथ जाना चाहते हो, तो आप उसमें जा सकते हो। आप ऐसा नहीं कि खुद का एक प्रोडक्ट बनाओगे, आपके हिसाब से नहीं होता है। इवन आप फंड मैनेजर को बोल भी नहीं सकते कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए। वो इतने कैपेबल होते हैं, वो खुद पैसे लगाते हैं आपके। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर, सब फंड मैनेजर की चलती है। फंड मैनेजर ने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें अगर आपको आना है तो आप उसमें आइए, और उसी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, फिर हाइब्रिड, यानी आप बोलते हो कि थोड़ा रिस्क, थोड़ा सिक्योर चाहिए, तो थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में पैसा लगाया जाता है। ये सब चीज़ें डिसाइड होती है एज के हिसाब से भी, आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से भी, आपके इनकम के हिसाब से भी सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। ठीक है, दूसरा होता है चॉइस ओवरलोड। अब चॉइस ओवरलोड यानी तकरीबन 1500-1600 के करीब प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। 40 AMC कंपनीज है, 40 AMC कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो किस प्रोडक्ट में जाना, ये आपको दिक्कत कर जाता है कि मैंने इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है। तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ती है, और वही प्रोफेशनल होते हैं IFA, इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र। यहाँ पर आज हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ही ये वीडियो बनाया है कि हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे बन सकते हैं।
ये लिमिटेशंस है म्यूचुअल फंड की कि चॉइसेस ओवरलोड होती है कस्टमर्स के लिए, तो किस स्कीम्स के साथ जाना ये उनको समझता नहीं है, तो उन्हें IFA की, एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अभी म्यूचुअल फंड में जब खरीद रहे हैं या जो भी एक्सपेंस लग रहा है वो म्यूचुअल फंड यानी AMC कंपनी को लगता है, तो AMC कंपनी जो भी खर्चे करती है उस खर्चों पर हम एज अ कस्टमर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन उसके ऊपर, उसके खर्चों के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर सेबी ने कुछ लिमिटेशंस डाली हुई है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यानी एक साथ सबका पैसा मोबाइलाइज करके स्टॉक मार्केट में लगाना। असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको ट्रस्टी कंपनी वॉच कर रही होती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, फंड मैनेजर लोगों से पैसा पूल करते हैं और स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, इसके लिए एक कहावत भी है स्टॉक मार्केट में कि डोंट पुट्स ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सारे के सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, बास्केट छूटेगी सारे अंडे फूटेंगे, तो अंडों को अलग अलग जगह पे रखो। मतलब योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड, ठीक है, मतलब रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। लिमिटेशंस देख लिए हमने। नाउ करियर्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अगर हम इसकी बात करें कि ठीक है ये तो इन्वेस्टर्स तक हो गया, जो निवेशक है वो यहाँ तक देख सकते हैं। आगे जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें करियर करना है उनके लिए आगे ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स में करियर करना है तो इसका एक एग्ज़ाम होता है। ओके, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम करती है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके, ये जो NISM है, इवन अगर आप गवर्नमेंट, जैसे आपने कोई बैंक की एग्ज़ाम क्रैक कर ली और आप बैंक में लग गए किसी गवर्नमेंट बैंक में, और उन्होंने कहा कि आपको म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में बैठना है, म्यूचुअल फंड्स का चीज़ें देखना है, तो वहाँ पर भी जब लोग आपके पास इन्वेस्ट करने आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आप उन्हें एडवाइस करोगे, तो आप ऐसे एडवाइस नहीं कर सकते। उसके लिए सेबी की गाइडलाइन है, आपको वो परीक्षा, वो एग्ज़ाम पास करनी होती है वहाँ पर भी, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम करती है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो ये NISM का साइड होता है, वहाँ पे हमें इनरोल करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, एग्ज़ाम फ़ी भरना होता है, फिर हमारी एग्ज़ाम्स होती है, 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पास हो सकते हैं आराम से, ठीक है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें एक ARN कोड लेना होता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। एमफी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो एक एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। ये एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको AMCs के साथ टाई अप करना पड़ता है। फिर उनके म्यूचुअल फंड्स जब आप बेचते हो, लोगों को इन्वेस्ट करवाते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराने के बाद आपका जो ARN नंबर होता है, कोड, जैसे मेरा 112677 है, तो ये जो ARN कोड होता है, ये ARN कोड आपको आपके उस फॉर्म पे पुट करना होता है। पुट करने के, आपका वो फॉर्म पे पुट करना होता है। पुट करने के बाद आपको वो जो फॉर्म है आपके नाम से जाता है, और फिर उसका जो भी ब्रोकरेज बनता है, 2 टाइप का ब्रोकरेज होता है, एक होता है अपफ्रंट और एक होता है ट्रेल कमीशन। तो अपफ्रंट कमीशन अभी बंद हो गया, अभी सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है छोटे शहरों में। मतलब अगर आप गांव की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अवेयर नहीं है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। और जो सिटीज़ होती है यहाँ पर लोग अवेयर होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, दैट्स वाई यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो थोड़ा कम मिलता है। तो इसके ऊपर जो भी जानकारी है आपको, अभी हम लोग इसका एक डेडिकेटेड बैच बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का। आप में से जिस किसी को ये चीज़ें सीखना है या इसमें करियर करना है, आप इस पर कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या बॉक्स में आप, मतलब कमेंट बॉक्स में आप उन सवालों को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है।